हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और आज है पेपर नंबर 27। 26 पेपर हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज का पेपर भी 17 मार्च का है और ये शिफ्ट 3 है। इसके बाद एक शिफ्ट और बचेगी, शिफ्ट 4, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे 18 को हुआ नहीं था, 19 और 20 में पहुँच जाएंगे इसके बाद, ठीक है। और ये 17 आज पूरा हो जाएगा। 36 कुल है तो अब थोड़े से ही बचे हुए हैं और CGL का पेपर स्टार्ट होने वाला है भैया, बस अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग CGL वाला डिस्कशन आई थिंक देख चुके होंगे। 40 सेट मैंने डाला था CGL वाला, और पेपर दीजिए। और बहुत सारे लोग होंगे जो ये CHSL वाला देख रहे हैं जिनका CGL वाला भी पेपर होगा। तो जिनका CGL का पेपर है भाई, उन लोगों को एडवांस में मतलब हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और सारी ब्लेसिंग्स। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और CGL में भी सिलेक्शन लीजिए, CHSL में भी लीजिए और ढेर सारी मिठाई खिलाइएगा मुझको। तो फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। PDF आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहे हैं कि करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताइए आप। तो सेंटेंस क्या है कि राहुल आस्क्ड मी, ठीक। तो आस्क्ड पहले से ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं, राहुल आस्क्ड मी। आगे लिखा है कि आर वी गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर। तो पहले आप ये नेक्स्ट ईयर चेंज करिएगा, नेक्स्ट ईयर बदल जाएगा, लेकिन यहाँ किसी में भी नेक्स्ट ईयर बदला नहीं है तो इसका मतलब है इसको इग्नोर करिए। अब दूसरी बात, आर वी गोइंग, तो देखो आर तो बदलेगा और ये वी बदलेगा। वी कौन है? राहुल है। तो राहुल का प्लूरल करोगे तो क्या होगा? दे हो जाएगा, ठीक है ना, दे हो जाएगा। और आर जो है ना वो आर पीछे चला जाएगा तो आर का क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा पास्ट में। और कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इसमें दैट नहीं लगेगा ना, इंटरोगेटिव है इसलिए। तो पहले जिनमें दो में दैट लगा हुआ है वो हटा दो, आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगता है। तो ये दोनों तो कट गया आपका, ये नहीं हो सकता है। अब ये देखो चौथे में चौथे वाले में भी दैट लगा, मतलब इसका तो ये क्वेश्चन तो केवल कंजंक्शन से ही खत्म हो गया ना, जिस सब में दैट लगा हुआ है। अब एक ही है जिसमें इफ़ लगा हुआ है और यही आपका आंसर होगा, इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता है। चेक करना चाहो तो देख लो, यहाँ वी भी लिखा है, वर भी लिखा है, ठीक है। तो इसमें तीसरा वाला आंसर हो गया। अब आ जाओ अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। आपका कुछ दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका मतलब इसका इम्प्रूवमेंट करना है। पढ़ के देखते हैं हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है क्या। आई वोंट बोर यू, मतलब मैं आपको बोर नहीं करूँगा विद द डिटेल्स, मतलब पूरी डिटेल बता करके मैं आपको बोर नहीं करूँगा, बट इतना समझ लीजिए कि आई फाइनली फिनिश माई टैक्सेस, मैंने अपने टैक्सेस कंप्लीट कर दिए हैं, फिनिश कर दिए। तब ये बताओ कि आई के साथ अगर हम फिनिश लगाए हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, फाइनली लगाने का मतलब हुआ कि काम खत्म हो गया। फाइनली लगाने का मतलब ये हुआ कि दिस एक्शन इज़ नॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वन टाइम एक्शन है। फाइनली मतलब हमने ये काम पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो रोज़ रोज़ होता है या साल में एक बार होता है, चाहे 10 साल में एक बार होता हो, रिपीटेड एक्शन होना चाहिए, ठीक। और फाइनली में एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि टैक्सेस देना रोज़ का काम तो नहीं है ना, हर साल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता है, ये कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। भले ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वोंट क्या है? विल नॉट है। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपना टैक्स जमा कर दिया। तो जो काम, जब ये कह रहे हैं कि मैंने अपना टैक्स जमा कर दिया, ये पास्ट में हुआ है। हाँ, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ये भले प्रेजेंट में बोलें, लेकिन जो काम किया है इन्होंने वो बीत चुका है, पास्ट हो चुका है। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट दूसरे वाले में। तो क्या होगा? आई फाइनली फिनिश्ड, ये होगा आई फाइनली फिनिश्ड। यहाँ भी फाइनली लगा तो यहाँ फिनिशिंग नहीं होगा क्योंकि आई एम नहीं लगा हुआ है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया है, कंटिन्यूअस एक्शन नहीं होगा। फाइनल फिनिशिंग तो फिलहाल गलत ही है, तो यही वाला आपका ऑप्शन होगा, पहला वाला, ठीक है। आ जाओ अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? साइनोनिम बताना है किसका? एट्यून का, ठीक है। एट्यून का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ से हैबिचुअल हो चुके हैं, हम किसी चीज़ के अभ्यस्त हो चुके हैं। हैबिचुअल, ये तो कोई स्पेलिंग गलत होते हुए हमने बना ली हैबिचुअल गलत लिख दिया था, लेकिन बन गया उसी में। तो हैबिचुअल का मतलब हम किसी चीज़ के अभ्यस्त हो चुके हैं, हम उसके अकस्टम्ड हो चुके हैं। हम उसको देखो, जब किसी चीज़ से आप अकस्टम्ड हो जाओगे, किसी चीज़ से अभ्यस्त हो जाओगे, इसका मतलब वो हमारी लाइफ में आ चुका है, हम उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं, हम उसको आत्मसात कर चुके हैं, अपने आप में मिला चुके हैं।
डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, ये विध्वंसकारी गतिविधियाँ होती हैं। डिसरप्टिव टेंडेंसीज का मतलब विनाशक या विध्वंसकारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, देखो इसमें से ई अगर निकाल दो तो स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज मतलब अपरिचित, और इसमें ई लगा दोगे तो ये एक ऐसी वर्ब बन जाती है जिसमें हम पहले जो हमारे परिचित थे, जो हमारे दोस्त जानने वाले थे, फेमिलियर लोग थे, उनसे हमने एक दूरी बना ली है। अब हम उनसे मतलब अपरिचितों जैसे उनके लिए हो गए, तो उसको कहते हैं स्ट्रेंज हो जाना। एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने आप में ऐसे मिलाना, इस तरह मिलाना कि वो मतलब एक अपना सा मतलब हो जाए, जैसे वो हम उसी में हैं। तो एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, एकदम से अपना लेना। और एट्यून का मतलब हैबिचुअल हो जाना उस चीज़ का। तो जब किसी चीज़ के आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो उसको आत्मसात कर ही लेते हैं, तो ये हो गया एसिमिलेट, सही होगा। बचा स्क्यू, तो स्क्यू का मतलब क्या होता है, क्रूक्ड होता है, मतलब थोड़ा सा टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह का होता है, स्क्यू कहते हैं इसको। तो ये हो गया आंसर आपका, कौन सा हो गया, थर्ड वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो एक वर्ड दिया है गाउच। इस गाउच का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड। तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना, बेहुदा सा, भद्दा सा, जो फिट ना हो रहा हो, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। हरांगो, ये गलत हो गया। हरांगो में एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। होगा क्या इसके, HARAN। तो कहोगे गलती ही क्या है, गलती ये है कि लास्ट में GUE होगा, ठीक है ना। अब इस हरांगो का मतलब क्या होता है, बहुत लेंदी और बोरिंग स्पीच, बहुत ही लेंदी और अग्रेसिव, सॉरी बोरिंग नहीं होती, अग्रेसिव होती है। अब ऐसे एक समझ लो ना, जिसे डेमागोग होते हैं। डेमागोग मतलब होता है भड़काऊ भाषण देने वाला, मतलब अगर उनको 5000 लोग सुन रहे हैं तो 5000 लोगों में एकदम आग लगा देते हैं, वो होते हैं हरांगो। उस तरह के भाषण को कहते हैं। ठीक, आंसर यही होगा क्योंकि स्पेलिंग इसी की गलत है। फैलिसियस जो लिखा हुआ है, ये किससे बना हुआ है, वर्ड फैलेसी से। फैलेसी क्या होती है जानते हैं, फैलेसी होती है डिसीजन की गलती। हम कोई निर्णय लेने में, हम कोई चीज़ समझने में चूक कर बैठते हैं, मतलब जो चीज़ सही है हम उसको गलत समझ बैठते हैं, वो हमारी फैलेसी होती है, वो हमारे डिसीजन की गलती होती है। तो जो हमारी डिसीजन की गलती होती है उसको फैलेसी कहते हैं। तो फैलेसियस का मतलब क्या होता है, जो गलती से भरा हुआ हो, उसी से एडजेक्टिव बना दिया। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता हो, ठीक है ना, वो होता है, मतलब शो ऑफ करता है अपने नॉलेज का। स्पेलिंग है सबकी सही है, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं होंगे। जो देखो मीनिंग बताना एक अलग बात थी, पर्पस था मेरा। कभी ये वर्ड आ गया कहीं साइनोनिम एंटोनिम वगैरह में, वन वर्ड वगैरह में, तो समझ जाना स्पेलिंग का पर्पस था। तो केवल यही सी कि स्पेलिंग गलत थी, उसमें जी के बाद यू लगता, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन केवल डिस्कशन कराने का केवल इतना ही मतलब नहीं होता ना कि हम आपको आंसर बता दें, बात खत्म हो गई। मतलब डिस्कशन कराने का ये होता है कि जैसे कोई वर्ड पढ़ा, तो वो अब लाइफ में जब भी आपके सामने पढ़ेंगे तो यू शुड नॉट बी अनअवेयर ऑफ दैट वर्ड, यू मस्ट नो। एक बार पढ़ चुके हो यार तो बार बार उसको ना देखना पड़े ना, वो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड हमने पढ़ा है कहीं, ठीक। अगला आ गया नो एरर का। तो लिखा अ विटनेस हैड सीन अ यूथ। विटनेस मतलब एक गवाह है, चश्मदीद है, उसने देखा था एक यूथ को, परहैप्स एज्ड यंग। अब यूथ को देखा था तो ये एज्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एज्ड में ईडी लगा देते हैं तो ये किसके लिए आ जाता है, ओल्ड के लिए लग जाता है, ओल्ड यंग नहीं होगा फिर। और आगे उम्र बता रहे हैं उसकी कितना, 10 या 11, और वो क्या कर रहा था, एक्टिंग सस्पिशियसली, मतलब जो कुछ कर रहा था वो कुछ संदेहात्मक गतिविधि कर रहा था। तो एज यंग ना लगाओ, बल्कि क्या लगाओ, एज यंग एज, मतलब उतना यंग जैसे 10-11 साल का रहा होगा, ठीक है। तो एज और यंग दोनों तो लगाना पे गलत हो जाएगा। तो जो यहाँ पे देखो यंग के बाद एज लगा है, तो पहले भी एज ले लो, एज यंग एज लगा तो ये ज़्यादा ठीक होगा। तो गलती किस में होगा, ये एज गलत है, दूसरा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या करना है, खाली जगह भरना है। पढ़ो, डेविड ऑलवेज केप्ट हिज डैश ओपन फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम एट रिस्क, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि डेविड अपनी डैश हमेशा ओपन रखता है, फॉर एनीथिंग दैट माइट पुट देम ऑन रिस्क, जो कि कभी मतलब उसको खतरा पैदा कर सके, इसलिए। तो क्या करोगे इसमें, सीप आइज मतलब भेड़ जैसी आंखें। तो भेड़ तो खतरे को भांप नहीं पाती है, तो ये इसकी आंखें तो ठीक नहीं है। ये खतरे को भांपने के लिए क्या करेगा, स्टारी आइज भी नहीं होगा, ब्लैक आई भी नहीं होगा, ईगल आइज होगा, ठीक है ना। खतरे को भांप लेना या सतर्क हो जाना कैसी आंख होनी चाहिए उसकी, ईगल आइज होगी।
क्योंकि वो किसी भी ऐसी चीज़ को भाप लेता है दैट माइट पुट देम ऑन रिस्क। ठीक है, चलो तो 6 वाले में क्या हो गया, 4 वाला हो गया। अब आगे आओ देखें 7 में क्या लगाना है। 7 में भी नो एरर है। और हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स, जो हमारे हाथ हैं वो क्रूशियल टूल, बड़े इंपॉर्टेंट टूल का काम करते रहे हैं फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड, पाने के लिए और खाने के लिए। तो यहाँ पर तो गड़बड़ी हो गई। देखो एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, दोनों किससे जुड़ी हैं, एंड से जुड़ी हैं। एंड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। वर्ब की फॉर्म सिमिलर है, अगर पहले आईएनजी फॉर्म है तो बाद में भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। अब देखना यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही होगी आईएनजी फॉर्म, तो इसके पहले क्या लगा है, फॉर लगा हुआ है। तो फॉर मतलब टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, मतलब ये सही है। तो ईट गलत है, यहाँ ईटिंग होना चाहिए। अब देखें कहाँ दिया हुआ है, ये फाइंडिंग है, ईट लिखा है, तो चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 देखें आपका क्या पूछ रहा है। अपोजिट वर्ड बताना है किसका, लेज़र का। लेज़र का मतलब क्या होता है, उर्दू में इसको बताएं, अच्छा वर्ड है, बहुत बढ़िया, फुर्सत। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनऑक्युपाइड आवर्स, मतलब वो समय आपका जो ऑक्युपाइड नहीं है, जब आप खाली हैं। ठीक है, तो फुर्सत का समय। तो प्ले तो होगा नहीं, रिटायर भी नहीं होगा। देखो रिटायर का मतलब आदमी जब एक उम्र हो जाती है उसके बाद रिटायर हो जाता है, उसको रिटायर को फुर्सत नहीं कहते हैं। अच्छा, साइनोनिम में लगा भी सकते हो कि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो काम नहीं करता है, लेकिन हमें करना क्या, हमें तो अपोजिट बताना है ना। तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, फुर्सत का अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, और वर्शिप माने पूजा होगी, ये होगा नहीं, आपका आंसर 3 हो गया। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, फिर से अपोजिट बताना है, किसका, इंकोएट का बताना है। तो इंकोएट का मतलब जानते हो, इंकोएट का मतलब होता है एकदम से बेसिक, मतलब शुरुआती, रूडिमेंट्री, या आप कह सकते हो इमेच्योर। ठीक है ना, अगर बच्चे के लिए यूज करो या किसी चीज़ के लिए यूज करो तो क्या लगेगा, एकदम इमेच्योर होगा, अनुभवहीन होगा, बेसिक होगा, एकदम शुरुआती वाला टाइप का होता है। तो फॉर्मलेस का मतलब जिसका कोई फॉर्म ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। आर्टलेस का मतलब जिसके अंदर चालाकी ना हो, कुटिलता ना हो। आर्टिकुलेट का मतलब होता है उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएट करना। और रिफाइंड का मतलब क्या होगा, रिफाइंड मतलब एकदम परिष्कृत होता है, एकदम जैसे बहुत ही, जैसे आदमी के लिए लगाया जाए रिफाइंड तो मतलब ही बहुत कुशल हो गया, बहुत एक्सपर्ट, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया है। किसी चीज़ के लिए लगाओगे तो रिफाइंड का मतलब एकदम शुद्ध हो गया, परिष्कृत हो जाता है। और इंकोलेट मतलब क्या होगा, कच्चा हो गया, एकदम जो भी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, जो शुद्ध नहीं है। ठीक है, ये शुरुआती होता है, ये एकदम बहुत बाद का होता है। तो रिफाइंड, तो इंकोलेट का अपोजिट क्या लगाओ, रिफाइंड लगाओ, उसके अलावा और कोई अपोजिट में आ ही नहीं रहा है। अब आगे आ जाओ 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर वाले में क्या करना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, किसका, वन हो इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आकर्षण का केंद्र होता है, जैसे बारात में दूल्हा आकर्षण का केंद्र होता है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन आकर्षण का केंद्र वही होता है। या बारात में कोई ऐसा आ जाए जो मतलब सबसे हट के निहायत खूबसूरत हो या निहायत बदसूरत हो, तो मतलब जिसको सब लोग देख रहे हों, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसको वन वर्ड में कहते हैं साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब क्या होता है, जो सबके आकर्षण का केंद्र हो, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे खराब पॉइंट। हालांकि ये अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से ही लगाया जाता है, मतलब पार्टी में कोई ऐसा आ गया, सबकी निगाह उधर घूम गई, सब उसको देखने लगे, वो होता है साइनोस्योर। सेंसर क्या होता है, सेंसर बोर्ड सुना होगा। सेंसर बोर्ड क्या होता है, जांच और पड़ताल करता है, वो काट छांट करता है, फिल्मों में कुछ गलत सलत हो जाता है तो उसको। आगे आ जाओ, कमीश्योर क्या होता है, तो देखो इस कमीश्योर का मतलब होता है जो हड्डियों के बीच में जोड़ होता है। 2 हड्डियां होती हैं, तो 2 हड्डियां, जैसे ये है हमारी अब पूरी हड्डी, तो ये हड्डियाँ, ये 2 हड्डियां, एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, तो इसके बीच का जो जोड़ होता है उसी कमीश्योर कहते हैं। एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, बारिश हो रही है और खुले आसमान के नीचे खड़े हो, न तो पेड़ के नीचे हो, न छाता है, तो क्या होगा, यू आर एक्सपोज टू रेन। एक्सपोजर हो जाता है जब आप किसी चीज़ के सामने खुल के आ जाते हैं, तो एक्सपोजर खुला सा हो जाता है, ओपन। तो आंसर आपका चौथा वाला हुआ। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, देखें क्या कह रहे हैं 11 में। तो एक इडियम दिया हुआ है, उसका मीनिंग बतानी है, अपील टू सीजर। अपील टू सीजर, देखो सीजर कौन होता था, सीजर रोम के राजा को कहते थे।
ठीक है। रोम के राजा को सीजर कहते थे। अगर आप सीजर से अपील कर रहे हो, मतलब राजा से अपील कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप हाईएस्ट अथॉरिटी से अपील कर रहे हो। तो देखो यहाँ क्या, टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम नहीं होगा, तो एन अथॉरिटी गिवन टू फूलिश पर्सन ये भी नहीं होगा, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी ये होगा, आप हाईएस्ट अथॉरिटी से अपील कर रहे हो, मतलब राष्ट्रपति से अपील कर रहे हो, ऐसे हो जाएगा अपील टू सीजर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, देखें क्या पूछ रहे हैं। ये रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, तो इनोक्यूअस की स्पेलिंग सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, जो हार्मलेस होता है, मतलब जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर्सन के लिए आ गया तो सीधा साधा व्यक्ति हो जाएगा, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल का मतलब जिसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एकदम से सेफ होगा, तो स्पेलिंग इसकी भी सही है, फिलहाल ये आंसर नहीं होगा। इनिमिकल, तो इनिमिकल की भी स्पेलिंग सही है, आंसर ये भी नहीं होगा। तो इनिमिकल का मतलब जानते क्या होता है, इनिमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, जो हमें नुकसान पहुंचाए, ये हार्मफुल होगा, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाला। अब इंजीनियस जो वर्ड है ना, उसकी स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। तो स्पेलिंग में होगा क्या, देखो सारा कुछ सही है, INGEN यहाँ तक तो सही है, बस INGEN के बाद होना क्या चाहिए था, एक I होना चाहिए था, IOUS होता है। इंजीनियर्स का मतलब होता है टेक्निकली जो बहुत खुराफाती आदमी होता है, जैसे छोटे बच्चे बड़े इंजीनियर्स होते हैं। आप दोपहर में मेला जाइए, उनको 400 रुपये की एक कार खरीद के दे दीजिए, अगले सुबह तक वो कार 24 घंटा बीतेगा नहीं, पहिए अलग, स्टीयरिंग अलग, बत्ती अलग, सब अलग हो जाएगा, वो देखना शुरू कर देंगे ये क्यों जल रही है। तो वो इंजीनियर्स टाइप के होते हैं, वो कुछ ना कुछ इधर उधर खुराफात करते रहते हैं, सीखते रहते हैं उसको, तो इंजीनियर्स होते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो 13 में भाई क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड है। देखो अगर यहाँ कुछ गलत हो तो ठीक है, देखा जाएगा, सही किया जाएगा, और नहीं गलत होगा तो कोई बात नहीं है। तो देखो, आई कैन हियर द बैंड विच इज़ प्लेइंग पैट्रियाटिक ट्यून्स, ठीक है। तो यार वो बैंड जो कि बजा रहा है पैट्रियाटिक ट्यून्स, मतलब क्या हुआ, देशभक्ति धुन, तो नो इम्प्रूवमेंट, क्यों गलती करोगे। पैट्रियाटिक, अब यहाँ देखो पैट्रियाटिकली ट्यून नहीं होगा, पैट्रियाटिक ट्यूनिंग नहीं, वही सीख है, पैट्रियाट ट्यून्स नहीं पैट्रियाटिक होता है, ये पैट्रियाट नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अरे ये सही है एकदम से, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का मतलब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। एडीएम दिया हुआ, इसकी मीनिंग बताओ। ऑल बार्क एंड नो बाइट, ऑल बार्क एंड नो बाइट मतलब क्या हुआ, भौंका बहुत, काटा बिल्कुल नहीं। अब ये भौंकने काटने से रिलेटेड नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बातें बड़ी बड़ी छौंकेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, करते कुछ नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड ये नहीं होगा। फुल ऑफ टॉक, बातें बहुत है बट लो ऑन एक्शन, हाँ काम कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं। तो यही होगा आपका आंसर, ऑल बार्क एंड नो बाइट। अब इसके आगे चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बदलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये रीअरेंजमेंट की बात आ गई, तो चलो पढ़ के देखते हैं रीअरेंजमेंट में क्या दिया हुआ है। द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। जो बच्चे की अर्लीस्ट लाइफ होती है वो क्या होती है, बड़ी ही क्रिटिकल होती है, मतलब बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है। जो शुरुआती दिन होते हैं, मतलब 2-3 साल के, 4 साल के, अर्लीस्ट ईयर्स मतलब 5 साल तक का, मान लो 5-6 साल तक का बच्चे का जो लाइफ होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। तो यहाँ तो इन्होंने क्या दे दिया, एक बात बता दी कि बच्चे का जो बचपन के 3-4 साल होते हैं बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये हो गया, एक आइडिया दे दिया उन्होंने, मतलब विचार रखा इन्होंने। अब इन्होंने क्यों में कहा कि दिस इज़ वाई एन इस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और यही वजह है। यही वजह मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट में जा रहे हैं। कारण पहले बताया गया होगा, परिणाम में जा रहे हैं। दिस इज़ वाई, यही वजह है कि एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन दीज क्रूशियल ईयर्स। इन, यही देखो यहाँ क्रूशियल ईयर्स है ना, बचपन के दिन उसके, तो इन्हीं क्रूशियल ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया गया है, जिसको हम जानते हैं ECCE के नाम से। ठीक है, अब आर में आ जाओ। इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, अर्ली ईयर्स यहाँ भी बात हुई थी, अर्ली ईयर्स की, अर्लीस्ट ईयर्स की। इन्होंने कहा कि ये अर्ली ईयर्स की ही बात होती है, दैट चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निटिव, बच्चे क्या डेवलप करते हैं, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक रूप से उनके अंदर बुद्धि आती है, फिजिकल शारीरिक रूप से डेवलप करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्किल डेवलप करते हैं, और दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ, जिन स्किल्स की उनको लाइफ में सफल होने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आगे लिखा कि दीज ईयर्स
डिटरमिन चाइल्ड्स सर्वाइवल एंड थ्राइविंग लाइफ। ये जो ईयर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं बच्चे के सर्वाइवल को, उसके जीवित रहने की उम्मीद को, थ्राइविंग इन लाइफ मतलब जीवन में फलने फूलने की, और ले द फाउंडेशन, और यही नींव रखते हैं, यही वर्ष फॉर हर हिज लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसको सीखेगा कितना और उसका सर्वांगीण विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा होगा। इतनी बातें की। तो देखो जो एस में बातें की जा रही हैं वो क्या कह रहे हैं, जो पहले यहाँ आइडिया दी थी पहले में कि बच्चे का जो बचपन के 4-5 साल होते हैं शुरुआत के, वो बहुत क्रिटिकल हैं। अब क्यों क्रिटिकल हैं, कैसे क्रिटिकल हैं, ये बात किसने बताई, एस में उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे क्रिटिकल हैं, क्योंकि इसी समय वो मतलब लाइफ में उसके सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है और लाइफ में आगे फलने फूलने का क्वेश्चन होता है, उसकी लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहीं पर नींव पड़ती है। ये कहा, अब यहाँ पे कहा उन्होंने लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट की नींव पड़ती है। अच्छा, जब यहाँ कह दिया होलिस्टिक डेवलपमेंट तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आर वाले में कह रहे हैं कि ये डेवलप करता है कैसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, फिजिकल डेवलपमेंट करता है, सोशल डेवलपमेंट करता है, इमोशनल स्किल का डेवलपमेंट। ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो कौन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यही तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ। यहाँ हुआ सर्वांगीण विकास, वहाँ एक एक करके अलग अलग उन्होंने बताया, अब ये वाला ये वाला ये वाला। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी कीमत पर एस के बाद ही आर लगाएंगे। एस में बता रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट और आर में बता रहे हैं उसको एक एक करके कौन कौन सा। और क्यू वाले में ये क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं, यही वजह है कि एक ऐसी संस्था बनाई गई है बच्चों के बचपन को बचाने के लिए। क्या वजह है, जो एस में और आर में बताई गई वही वजह है जिसकी वजह से ये नियम बनाया गया। तो लास्ट में क्यू लगा, तो ये कंक्लूड कर रहा है। और पी क्या है, पी आइडिया दे रहा है बचपन के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये आइडिया क्या है, ये आइडिया हो गई, पी वाली आइडिया हो गई, और एस और आर उस आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यू कंक्लूड कर रहा है। तो पी एस आर क्यू कहाँ दिया हुआ, ये पी एस आर क्यू होगा, ठीक है, यही वाला आंसर होगा। आगे बढ़ाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट ऑर्डर में लगाओ। यहाँ लिखा इट कुड बी, इट कुड बी। अब इट कुड बी के बाद बिकेम तो लगेगा नहीं, इट कुड बी के बाद पी नहीं आ सकता, क्योंकि कुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इट कुड बी आर गुड, यही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट कुड बी आर गुड, ये तर्क किया जा सकता है। इट कुड बी मेकिंग नहीं होगा जी, और इट कुड बी आइंस्टीन थीम्ड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन लग रहा है, इट कुड बी आर गुड, क्यू के अलावा और कोई स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो क्यू से स्टार्ट करो, क्यू से स्टार्ट करने वाला एक यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हो गया हमारा काम। एक ही स्टार्टर है, क्यू से स्टार्ट होगा, इट कुड बी के वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और एक ही में दिया हुआ है, वही ऑप्शन होगा। अब और करना चाहो तो करो, कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है, आपकी मर्जी, आप पढ़ के देख लीजिएगा, होगा यही, 100% नहीं 110% की गारंटी है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, देखें आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 17। फिर से ये ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है। चलो देखो, चेक ऑल रेडिएटर्स, ठीक है, सारे रेडिएटर्स को चेक करो। फॉर मेजर लीक्स, मेजर का मतलब क्या हुआ, बहुत मामूली, अगर जरा सा भी लीक है तो। स्पेशल राउंड पाइप वर्क, स्पेशल नहीं स्पेशली राउंड पाइप वर्क, जो पाइप वर्क कनेक्शन है जहाँ पाइप कनेक्ट किया गया है उसके चारों ओर खास तौर से देखो कि कोई मेजर सा बहुत छोटा सा भी लीक तो नहीं है। तो स्पेशल नहीं स्पेशली राउंड पाइप, तो देखो यहाँ पे स्पेशली सब में लगा हुआ है। अब यहाँ क्या करोगे, मेजर लीक्स के लिए क्या लगाओगे, स्मॉल लीक्स तो ठीक है, मॉडेस्ट लीक कहीं मॉडेस्ट हो, विनम्र लीक होगा क्या, या क्रैम्प्ड लीक्स, ये भी नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, छोटे छोटे स्मॉल लीक को भी चेक करो रेडिएटर्स में, स्पेशली जो जहाँ पाइप जुड़ी हुई है उसके चारों ओर खास तौर से देख लो। तो पहला वाला आंसर होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में, देखें आपका 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है एंटोनियम बताओ किसका, बैबल का। तो बैबल का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर 3-4 तरह की आवाज़ें एक साथ आने, कहीं बैठे हैं आप, वो भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हो, एक साथ सब लोग बोल रहे थे कि इन सब गड़बड़ थड़बड़ सी हो जाती है, मतलब एक तरह सब बकवास सी लगने लगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो बैबल होता है। सेंस का मतलब जो समझ में आएगा, गिबरिश का मतलब वही बैबल हो जाता है, और ड्राइवल का मतलब भी वही बैबल हो जाता है। मतलब ये बैबल, गिबरिश और ड्राइवल ये सब के सब बकवास हैं जो समझ में ना आए, अनाप शनाप ना जाने का कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या बोल सब एक साथ बोलने लगे, समझ में नहीं आएगा। अब जार्गन की बात करो, जार्गन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे मेडिकल साइंस, जैसे ओटी है, ठीक है, ओटी है,
और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी कहते हैं, ओटी, ओपीडी, ईसीजी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेडिकल से रिलेटेड वर्ड होते हैं ये। अंडरवर्ल्ड में चले जाओ, खोखा है, पेटी है, इस तरह के वर्ड चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये जार्गन होते हैं। किसी टीचिंग लाइन में आ जाओ तो पेरेंट टीचर मीटिंग को पीटीएम बोलते हैं, बस और कहीं नहीं पीटीएम यूज होता है, ये खाली इसी लाइन में यूज होता है, पीटीएम है। ठीक है, आप लोग भी बहुत सारे जार्गन बनाए होंगे अपने काम से, है कि नहीं। जैसे पेन ड्राइव को पीडी बोल दिया तो कि इसी वाले एरिया में यूज किया, तो कोई पेन ड्राइव बोलता है जैसे पीडी पीडी करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का जार्गन है। जार्गन मतलब किसी क्षेत्र विशेष में यूज किए जाने वाले वर्ड्स का कलेक्शन जार्गन होता है। अब ये सब तो क्या हो गया, जार्गन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और ड्राइवल और गिब्रिस और बैबल मतलब अस्पष्ट सी आवाज़ है, ढेर सारी ऐसी आवाज़ें जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या थे, नॉनसेंस था तो वो क्या हो गया, सेंस वाला। अब आगे आ जाओ अपने 19 पे। तो 19 में क्या है, पैसिव फॉर्म बतानी है किसकी, द मैनेजर लॉस्ट द लेटर। लॉस्ट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब वाज के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वाज लॉस्ट। तो यहाँ पे वाज के बाद लूज लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगी, वाज लॉस्ट। ये LOST सही है, यहाँ LOSS नाउन हो जाएगा, यहाँ LOSE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये दूसरा वाला लगाओ, केवल वर्ब से ही काम हो जाता है, हमको तो मतलब कुछ और देखना ही नहीं पड़ता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाओ। ये क्या लिखा है, द वायलेशन और प्रोफेनेशन। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, प्रोफेन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसके पहले भी कई बार ये आया है, बहुत बार बताया हूँ। प्रोफेन का मतलब जो पवित्र वस्तुएं होती हैं, जो पवित्र चीज़ें होती हैं, उसको जब हम अपवित्र कर देते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोफेन करना। ठीक है ना, किसी सैक्रेड या सैक्रेड चीज़ को हम जब प्रोफेन कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं, तो उसको एक वर्ड में क्या कहा जाता है, सैक्रिलेज कहा जाता है। सैक्रिलेज और प्रोफेन एक ही वर्ड होते हैं, मतलब सेम है, एक दूसरे के साइनोनिम, प्रोफेन और सैक्रिलेज। ठीक है, और वर्ड जानने का मन हो तो बताओ, बता दें। PS का मतलब क्या होता है, पवित्र। और सैक्रामेंटल एक तरह से पवित्रीकरण होता है। सैक्रामेंटल जैसे कहीं कथा वगैरह होती है, पूजा वगैरह होती है, तो घर को, आसपास को गंगा जल छिड़क के क्या करते हैं, पवित्र करते हैं वो। होली का मतलब पवित्र होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, सैक्रिलेज। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 में। तो देखो 21 से 25 में क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, रोज़ रोज़ यही एक ही बात कहता हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं, है कि नहीं। आ जाओ, डाटा। डाटा पढ़ो, डेटा पढ़ो। कुछ लोग डाटा कहते हैं, कुछ लोग डेटा कहते हैं, जो मर्जी हो बोलो। डेटा या डाटा, डैश द पायनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा। तो नासा का जो पायनियर स्पेसक्राफ्ट था वहाँ से कुछ डाटा मिला है। अपारेंटली प्रूव, वो स्पष्ट रूप से, अपारेंटली मतलब क्लियरली ये प्रूव करता है, जो डाटा मिला है क्या प्रूव करता है, द थ्योरी दैट द हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस, कि जो हाई का वीनस अब जो ग्रह है तो उसका जो हाई सरफेस टेम्परेचर है, वीनस की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। इज डैश है, डैश टू एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। टू, ध्यान रखना ये टू कारण बता रहे हैं। वीनस का जो टेम्परेचर हाई है वो किस वजह से है, वो है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। तो यहाँ कारण बताने के लिए टू लगा हुआ है। तो टू कब लगाते हैं कारण बताने के लिए, देखो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ, मतलब कारण बताओगे और टू लगाओगे तो एक तो हो सकता है ड्यू टू, ओइंग टू, विद अ व्यू टू। ठीक है ना, सॉरी विद नहीं, इन व्यू टू, इन व्यू टू, ड्यू टू, ओइंग टू। अगर ऑफ लगा होता तो बिकॉज ऑफ, और ऑन अकाउंट ऑफ लगा होता। ठीक है, तो टू लगा है तो इनमें से कोई एक मिलेगा, या तो ड्यू टू मिलेगा, या तो ओइंग टू मिलेगा, या तो इन व्यू टू मिलेगा। यही है, अब टू लगा है, कारण आगे आया है, तो कारण के लिए टू के साथ यही 3 लग पाते हैं। आगे आ जाओ, अब ये इफेक्ट हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। आगे लिखा है कॉज्ड मेनली बाई अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट की वजह से ऐसा हुआ है। आप लोग SSC वाले हो तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। सच अ ग्रीन हाउस डैश, सच अ ग्रीन हाउस डैश। अब इसके पहले क्या लिखा था, देखो यहाँ लिखा है, देखो मेरी देखना मार्कर कहाँ चल रहा है, देखिएगा यहाँ लिखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और नीचे क्या दिया है, ग्रीन हाउस। तो सीधे सीधे यही वाला यहाँ कॉपी कर दो ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पक्का यही लगेगा, 100% नीचे ऑप्शन आएगा, देख लेना। तो इन्होंने कहा सच अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इजीली पासेज थ्रू द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। ऐसा तब होता है जब सनलाइट की एनर्जी इजीली
प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को पार कर देती है। उसके बाद आती है क्या, वार्म्स इट्स डैश, और आके इसके किसको वार्म करेगी बताओ, उसके सरफेस को वार्म करेगी कि नहीं। जगह जगह पर वीनस का सरफेस, वीनस का सरफेस, वीनस का सरफेस, तो सरफेस को, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 4 नंबर पे सरफेस आएगा। एंड इज कन्वर्टेड टू हीट रेडिएशन दैट इज देन हेल्ड इन बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। उसके बाद जो रेडिएशन होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, अर्थली रेडिएशन, जो उसका सरफेस रेडिएट करता है, वो ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में टॉप टू बॉटम। आगे लिखा है कि वीनस हैज़ रिलेटिवली थिन एटमॉस्फेयर, तो जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की तरह थिन है, पतला एटमॉस्फेयर है, बहुत मोटा नहीं है। लेकिन वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड। अब वीनस की सरफेस में 90% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अर्थ की सरफेस का कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4% है। तो अब सोचो, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% है और वीनस की 90% है, तो अंदाज़ा लगा लो तुम लोग कि 4% में ये हाल होती है तो 90% में क्या हाल होती होगी। चलो आगे, देन दैट ऑफ द, तो दो ही की बात हो रही, अर्थ और वीनस की, तो यहाँ अर्थ लगाओगे और क्या, मतलब इसमें तो बिना ऑप्शन देखे ही सारा का सारा होगा। वीनस अर्थ में कंपेरिजन हो रहा है, अर्थ लगा दो। यहाँ देखो एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ यहाँ दिया हुआ है, गजब, क्या मज़ा आ गई इसको तो भरने में। पहले वाले में क्या लगाओगे, डाटा जो हमको नासा के पायनियर स्क्राफ्ट से मिला है, तो फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम, थ्रू अक्रॉस ये नहीं लगेगा, डेटा फ्रॉम द पायनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा। नेक्स्ट में आ जाओ, तो ये रहा आपका फिलर नंबर 2। यहाँ क्या लगा है, वीनस इज, मैंने कहा था कारण के लिए क्या लगाओगे, ड्यू टू लगाओगे, यही दिया हुआ है। अंडरस्टूड टू, कॉज टू, बिकॉज के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो यहाँ टू लगा हुआ है तो ये तो लग नहीं पाएगा। कॉज बाई लगता है, कॉज नहीं लगता है, तो ड्यू टू, ओइंग टू या इन व्यू टू, इनके अलावा और कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, तो ये आपका फेलर नंबर 3 है। फेलर नंबर 3 यहाँ क्या लगा होगा, वार्म इट्स, क्या मैं इसकी किस चीज़ को करता है बताओ, अरे नहीं ये है तीसरा वाला तो यहाँ है यार, चौथे में कहाँ चले गए हम, ठीक है, बाय मिस्टेक, ठीक। तो थर्ड में क्या हो गए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ तो फिर यही लगना था, कुछ सोचना है मतलब, और कुछ पढ़ो वढ़ो मत, बस खाली यही लगा दो, ठीक है। ये अफेक्ट वर्ब होती है, ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये वर्ब है, ये नाउन है, यही लगेगा। आगे आ जाओ अपना, ये फिलर नंबर 4। अब ये आ जाओ फिलर नंबर 4 पे, तो अर्थ की सरफेस को, जाहिर सी बात है, ये देखो सरफेस को, उसके एटमॉस्फेयर को थोड़े ना गर्म करेगी, क्या करेगी, एटमॉस्फेयर को पार करके आती है तो क्या करेगी, उसकी सरफेस को गर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, ये लास्ट वाला, यहाँ भी फिक्स ही था अर्थ, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है वीनस और अर्थ वाले से, तो लगा दो अर्थ वाला। मरकरी, मार्स और प्लूटो नहीं, अर्थ से कंपेयर किया जा रहा था। तो आज तो क्लोज टेस्ट भरने में बड़ी मज़ा आई, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, किसके, 27 वाले के। ये सेशन आप लोगों का लास्ट में मज़ा आ गई हो ना आज क्लोज टेस्ट भरने में, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग सीजीएल का पेपर बढ़िया से तैयार करके दीजिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एकदम मस्त होके जाइए, ठीक है। जितना फ्री मूड से जाएंगे, जितना टेंशन फ्री होके जाएंगे, उतना ही अच्छा पेपर होगा। जानते हो, रोने धोने से कोई पेपर थोड़े ना अच्छा हो जाता है। फ्री माइंड होके जाना, जिस दिन जा रहे हो पेपर देने के लिए उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, बहस मत करना। ऑटो वाला का 2 रुपये ज़्यादा मांग रहा हो तो दे देना, 5 रुपये ज़्यादा दे देना, खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाओगे, ठीक है। जाके एकदम चिल मूड से एग्ज़ाम देना। और अगल बगल वाले की बात मत सुनना, कोई कूदा अरे मेरे तो 40 हो गए, मत सुनना उसकी बात, अपने पे कंसंट्रेट करना, कान में रुई डाल के बैठे रहना, ठीक है। तो आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।